आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है पहले चरण के लिए और देखा जाए तो सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में। देखिए, जहां तक सवाल लखनऊ का है तो चूंकि लखनऊ पिछले अगर हम 2 से ढाई दशक की बात करें तो तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कब्जा रहा है, खासतौर पर अगर हम नगर निगम की बात करें। हालांकि इस बार लखनऊ में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चेंज किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार भी कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा यहां पर इसलिए भारी दिख रहा है क्योंकि जो अभी तक का ट्रेंड रहा है लखनऊ का वो निगम में भाजपा के पक्ष में। हालांकि देखिए, इस बार जो लखनऊ में मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी हो गया है क्योंकि यहां पर बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वैसे में माना जा रहा है कि अगर बसपा यहां पर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाती है तो उसका जो सीधा नुकसान होगा वो समाजवादी पार्टी को हो सकता है। हालांकि देखिए, चूंकि अगर हम तीनों ही पार्टियों की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, बसपा की बात करें, सपा या फिर कांग्रेस की बात करें, तो सबके अपने दावे जरूर हैं। लेकिन अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान चूंकि कल पहली बार अखिलेश यादव बाहर निकले, कल वो उन्होंने मेट्रो की सवारी की, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में भी यहां काफी आगे दिख रही है। हालांकि आज भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, शाम 4 बजे वो सभा तेलीबाग में रखी गई है जो यहाँ के नगर निगम की प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में। तो देखिए, ये कह सकते हैं। और देखिए, इस वक्त मेरे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, वो भी जुट गए हैं। राकेश जी, देखा जाए तो लखनऊ नगर निगम चूंकि भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार मुकाबला यहाँ पर दिलचस्प कहा जा रहा है। क्या लग रहा है कि अगर हम बाकी के निगमों की बात करें तो कैसा प्रदर्शन रहने वाला है इसमें? मुकाबला दिलचस्प नहीं, मुकाबला एक तरफा हो गया है। आज विपक्ष कहीं लड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। सच बात यह है कि विपक्ष को जब अपनी तैयारी करनी चाहिए थी, संगठनात्मक ढांचा खड़ा करना चाहिए था, तो विपक्ष पूरी तरह से सो रहा था। अखिलेश यादव जी जब चुनाव प्रचार समाप्त होने जा रहा है, संध्या वेला उसकी आ गई, तब वो मेट्रो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अब ये मेट्रो में यात्रा करें, हवाई जहाज से यात्रा करें, लेकिन साइकिल तो नहीं आगे बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दमखम के आधार पर, अपनी संगठनात्मक रणनीति के आधार पर और डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर मैं पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर विजय का परचम लहरा रही है और इस बार 17 के 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने जा रहा है। कहा कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि भाजपा पूरे सिस्टम का जो सरकारी तंत्र है उसका दुरुपयोग भी कर रही है इस चुनाव। देखिए, ये तो विपक्ष के लिए रटा रटाया जवाब था। विपक्ष अपनी तैयारी के बारे में बात करे ना, वो प्रशासनिक तंत्र की बात करते हैं, अपने संगठनात्मक तंत्र की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों समाजवादी पार्टी जब प्रत्याशियों की घोषणा करनी थी तब वो अपने जिलाध्यक्ष की घोषणा कर रही थी? समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आत्मावलोकन करने की बजाय आप कब तक प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते रहोगे? कभी कहोगे कि मीडिया ने हमारे साथ नहीं दिया, कभी कहोगे कि ईवीएम गड़बड़ हो गई है, कभी कहोगे निर्वाचन आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। सच ये है कि पार्टी के भीतर जब से अखिलेश यादव जी ने कमान संभाली, क्यों समाजवादी पार्टी की अवस्था खराब है? मायावती जी क्यों आज बाहर निकल करके कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ा रही है? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहां हैं? क्या निकाय अविनाश महत्वपूर्ण नहीं है? मुकाबला आपको क्या लगता है कि बीजेपी का मुकाबला सपा से है या बसपा से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। ये सब आपस में मुकाबला कर रहे हैं कि कौन भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नंबर के दल के बीच में एक बहुत लंबा गैप होने जा रहा है। तो आपने सुना राकेश त्रिपाठी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, चूंकि इनका ये कहना है कि इस बार बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, लेकिन देखा जाए तो जो तमाम पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रही हैं और सबकी अपनी अपनी तैयारी है। बिल्कुल अविनाश, मुख्यमंत्री लगातार जुटे हुए हैं बीजेपी के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए। प्रयागराज वो पहुंचे थे और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं। पवन, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित भी किया है, क्या कुछ इस वक्त लोगों का रुझान है? हाँ, देखिए, अगर जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो नगर निकाय चुनाव को लेकर के वो लगातार प्रचार कर रहे हैं और प्रयागराज में उनके प्रथम फेज के चुनाव का जो लास्ट दिन है वो मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे मैसेज दिया और रामचरितमानस का जिक्र किया। उन्होंने माफियाओं और जो अपराधी हैं उनका जिक्र किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई योगी सरकार ऐसे ही करती रहेगी और खास तौर से प्रयागराज में तमाम सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। कहा कि जहां पे जो लोग जो है कट्टा देने का काम करते थे, तमंचा देते थे, हम उनको आईटी सेक्टर में लाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम सारी बातें जिसका सभी लोगों को अनुमान था कि जब प्रयागराज में होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो क्या वो उन बातों का जिक्र करेंगे जो लगातार उत्तर प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे एक तरीके से अपना मनसा क्लियर कर दिया कि कानून व्यवस्था के नाम पे जीरो टॉलरेंस नीति उनकी जारी रहेगी। जो भी अपराधी हैं, जो भी आपराधिक तत्व हैं, उनके खिलाफ सरकार इसी तरीके से कार्रवाई करेगी। पुलिस
किसी तरीके से कार्रवाई करेगी। और खासतौर से प्रयागराज में मेयर पद और 100 पार्षदों का जो संख्या है उसको जिताने की उन्होंने अपील की। एक तरीके से प्रयागराज भी कुछ लखनऊ के तर्ज पे ही है। यहाँ पे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की मेयर थी जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी पत्नी थी, लेकिन उनका टिकट बदल करके एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रयागराज में किया है। और जिसकी वोटिंग जो है 4 तारीख को होनी। तो देखना होगा कि जो अतीक अशरफ कांड प्रयागराज में हुआ है उसका कितना इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता है। हालांकि जब जनसभा में हम थे और तमाम सारे लोगों से बात कर रहे थे तो सबका एक तरफ से कहना था कि आज महिला स्वच्छंद रूप से और खासतौर से उस इलाके से जहां प्रभुत्व था अतीक अशरफ का, उस क्षेत्र की महिलाएं थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग स्वच्छंद होकर के 11-12 बजे तक निकल सकते हैं। उसके अलावा किसी तरीके की छेड़खानी और तमाम सारी बातें हो रही थी वो अब नहीं है। लिहाजा उसका इंपैक्ट यहाँ पे नगर निकाय चुनाव पे पड़ेगा जो 4 तारीख को सीधे तौर पे दिखाई देगा। और उसका एक तरीके से कहा जाए कि इंपैक्ट दोनों तरफ है, जिसमें खास तौर से भारतीय जनता पार्टी इसमें माइलेज लेती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल यहाँ पर माइलेज देती हुई दिख रही है और लगातार जो है सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। हमारे साथ श्याम हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। श्याम, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे जोरों शोरों से जुटी हुई है, बीएसपी भी लगातार पूरी दम लगा रही है और बाकी राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव अंतिम चरण में, अंतिम दौर में जो है वो नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के मन का क्या कुछ कहना है जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि नगर निगम में बीजेपी निश्चित तौर पर हावी है, लेकिन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में उसे सपा और बसपा से चुनौती मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हुए जानते हैं हम, क्योंकि आज फतेहपुर में मौजूद है। फतेहपुर में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, कुछ ही पल बाकी। कुछ लोग हमसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पर मतदान करेंगे तो क्या मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? यहाँ रोड का जो है निकासी, पानी जल निकासी और सारी गंदगी साफ सुथरा हो हमारा जिला। इस वजह से हम लोग आसिफ भाई को अच्छा चेहरा समझते हैं। उन्हीं के ये बताइए कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तमाम लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। किन बातों को ध्यान में रख करके आप वोट करेंगे इस बार? विकास अच्छा होना चाहिए। आसिफ भाई अच्छे आदमी है, उनको सब पब्लिक जानती है, उनका विकास अच्छा होना चाहिए भाई, इस वजह से वोट चाहिए उनको। आप बसपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है बसपा किस तरीके की पार्टी, कैसे आगे बढ़ रही है इस बार? बसपा ऐसी पार्टी है, गरीबों की पार्टी, किसानों की है, मतलब हर पार्टी है। गरीबों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर गरीब आदमी को सपोर्ट कर रहा है। और एक पार्टी के कार्य आसिफ भाई चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, गले लगा के चल रहा है। ये फतेहपुर में जो मौजूदा चेयरमैन है कि उन्होंने कितना काम कराया और किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं वो? किसी तरह का काम नहीं कराया। अब हम इन करमवीर को चाहते हैं अपने शहर में, अपना विकास चाहते हैं, हम लोग रोजी रोजगार चाहते हैं। हमेशा जो है यहाँ छलावा करा गया पब्लिक के साथ में, हम लोग को कभी नौकरी मिली नहीं, ना ही कभी किसी तरह का काम मिला, ना ही किसी तरह का हम लोग को मदद मिली है। हम लोग बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे से यहाँ पर आए भी और अब यहाँ पर आके भी घूम ही रहे, काम नहीं है कुछ भी। तो हमको करमवीर चाहिए। लगता है कौन सी पार्टी परिवर्तन ला सकती है, आपको क्या लगता है? बहुजन समाज पार्टी। क्यों? बहुजन समाज पार्टी समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, इसलिए परिवर्तन ला सकती है। ये बताइए कि आप फतेहपुर के स्थानीय निवासी हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे? मुद्दे जो है, देखिए मुद्दे जो है ये है कि रोड हो गई, पानी हो गया, हैंड पाइप हो गया। इस तरह पूरे शहर में 5 साल हमने देखा है और आप भी देखिए, 5 साल पूरा हो गया, कहीं पे केवल रोड में मरकरी लग गई है पूरे शहर में। और 5 साल हम पब्लिक इतनी पीड़ित थी, लाइट नहीं है, जब लाइट नहीं है तो पानी नहीं किसी के पास, और टैंकर तक की व्यवस्था नहीं हुई। हम लोग खरीद के बदलाव करेंगे। आसिफ को हम बसपा से जो है मल्लो लड़ाने का काम कर रहे हैं और वो आदमी विकास करने का काम करेगा, रोड नहीं देखेगा और गली कूचा जो दिक्कतें हैं वो जो दूर करने का काम करेगा वो। तो आप लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं, तमाम लोग आप लोगों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, क्या बात इस बार क्यों माहौल बदला हुआ लग रहा है आप लोगों को? इसलिए कि बीएसपी से जो कैंडिडेट है वो सर बहुत ही मतलब है ना महत्वपूर्ण मतलब बना है, इसलिए क्योंकि वो स्वच्छ छवि का है और पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसके ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं है किसी तरह के, नहीं मतलब बना, क्योंकि इसके पहले जब सरकारें आई जो हैं सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और दबंग जो होता है वो देखिए गरीबों पर अत्याचार करता है और सिर्फ अपना पेट पालता है, अपना मतलब ना नाम के लिए जो है
जज्बात फतेहपुर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि बात अगर निवर्तमान चेयरमैन की जाए, जो निवर्तमान चेयरमैन का बेटा है, उन्हें इस बार प्रत्याशी बनाया जाना था समाजवादी पार्टी की तरफ से, लगभग नाम तय भी था, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके के मुकदमे दर्ज थे कि इससे पहले कि उनके नाम की घोषणा होती उन्हें जिला बदर कर दिया गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा है यहाँ पर। और आपको बता दें कि यहाँ पर सीधा मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो कि आपको सपा, बसपा और बीजेपी के बीच में है, क्योंकि कांग्रेस ने अंतरकलह के चलते यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। जी बिल्कुल, रुक करते हैं सुशांत का। सुशांत, जिस तरीके से अभी खुद मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, कौन कौन से मुद्दे इस बार प्रभावी नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो क्या इसका भी कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, आपको बता दें, बनारस में बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि बनारस जो है बीजेपी विकास मॉडल के तौर पर पेश कर रही है, और सिर्फ ये नगर निगम का चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी सबकी नजरें इसी पर रहेगी कि बनारस में कितना काम हुआ, क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और ऐसे में बनारस एक विकास मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है। और इसलिए बनारस में चुनाव में जो इस समय निगाहें हैं सबसे ज्यादा गड़ी हुई है कि बनारस में आखिर क्या होता है, क्या बनारस में जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो इस चुनाव में जनता उसका उत्तर देगी, या फिर ये जो दावे हैं ये गलत साबित होंगे। इन चीजों के लिए बनारस में सबसे ज्यादा निगाह इसलिए भी है कि आज की इस चुनाव को लेकर के जो परिणाम आएंगे वो परिणाम कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी अगर विपक्ष के हित में नहीं आता है तो विपक्ष के लिए मुसीबत होगी, अगर सत्ता पक्ष के हित में नहीं आता है तो सत्ता पक्ष में कहीं ना कहीं मुसीबत होगी। तो इसलिए बनारस का चुनाव इस नगर निगम के चुनाव में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है कि बनारस में आखिर कितना विकास हुआ, और विकास अगर हुआ तो उसका क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट इस चुनाव में निकल कर आता है, इस देखने वाली बात होगी। इसलिए बनारस पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, बनारस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी संसदीय क्षेत्र है। पवन, अगर हम देखें प्रयागराज में चूंकि आप मौजूद हैं, और विगत दिनों में प्रयागराज बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, माफियाओं की गिरफ्तारी के बाद ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए और फिर बाहुबलियों की हत्या भी वहां पर हुई है, तो ऐसे में मुस्लिम वोटर्स का क्या कुछ मानना है? क्या ओवैसी वहां पर कुछ खेल कर पाएंगे? क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? देखिए, अगर ओवरऑल प्रयागराज की बात करेंगे या उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, अगर अल्पसंख्यक समुदाय की जब आप बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा कि कई पार्टियों में वो बटे हुए हैं। खासतौर से बीएसपी ने अच्छा रोल प्ले किया है इस नगर निकाय के चुनाव में कि अल्पसंख्यक समुदाय से बहुत सारे प्रत्याशी देने का काम किया। उसके अलावा समाजवादी पार्टी दावा करती है, कांग्रेस भी दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुस्लिम और तमाम जो शिया समुदाय के लोग हैं उनको जोड़ने का काम किया। लेकिन अगर प्रयागराज में अतीक अशरफ कांड के बाद का इम्पैक्ट आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग खुल करके तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो आधी आबादी है वो खुल करके बोल रही है। उसका कहना है कि इस तरीके का आतंक का माहौल, इस तरीके से छेड़खानी जो प्रयागराज में थी उसमें कमी आई है। उसका इम्पैक्ट नगर निकाय के जो चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं उनका प्रचार करने का तरीका, उनके संगठन के तरीके को जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से काफी आगे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन में 4 जनसभा को संबोधित करते हैं, 4 जनपद जाने का काम करते हैं। वहीं दूसरी पार्टियों की तरफ अब नजर उठा करके देखेंगे तो समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव कल चुनाव प्रचार किए मेट्रो से, आज रोड शो करेंगे, सहारनपुर जाने वाले हैं। सहारनपुर में जयंत चौधरी ने ही इनकार कर दिया उनके साथ आने से। उनके कार्यकर्ता उनको स्वागत उनका करेंगे लेकिन उनके साथ नहीं आएंगे। उसी तरीके से कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है, अपने अस्तित्व को एक तरीके से ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो नगर निकाय, नगर निगम में अगर सीधा मुकाबला इस वक्त देखा जाए तो उसमें बीएसपी कहीं और ज्यादा आगे नजर आ रही है अन्य पार्टियों से। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से बीएसपी के अलग अलग जो जनपद है वहां पे लड़ाई सीधी तौर पे देखी जा रही है। तो इसका इम्पैक्ट आप ये कह सकते हैं कि जो तंत्र है, जो संगठन है, वो कितना मजबूती से काम कर रहा है, उसका इम्पैक्ट आपको चुनाव में दिखाई देगा। बिल्कुल, सुशांत, श्याम, पवन और अविनाश, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। लगातार हर एक अपडेट निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लगातार खबरें जारी।